तो दोस्तों, मैं शंकर कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल में। तो अभी हरियाणा के 6000 गांवों में सरपंच के चुनाव हुए हैं। आखिर क्या वजह है जो सरपंच है वो पंचायत मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं, किसान नेता से मिलते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं। तो आइए, पहला सवाल सर, अभी हरियाणा सरकार ने राइट टू रिकॉल लागू किया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, राइट टू रिकॉल अन्ना आंदोलन से उपजी एक बड़ी डिमांड थी। अगर यही राइट टू रिकॉल वहाँ के एमएलए पे लागू होता, एमपी पे लागू होता, तो एक ये मॉडल चेंज होता और ये लगता कि पारदर्शी सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक बड़ा स्टेप भाजपा ने लिया है। लेकिन वो मात्र नवनिर्वाचित सरपंचों पे लगाया गया है, यानी कि एक एम्बिट लगाई गई है, एक फांसी उनके गले में लगाई गई है। आपको देखा होगा, जब महामारी के काल में जिस भी पंचायत के पास जो भी 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का कहीं भी रिजर्व फंड था, उसी पीरियड में वो फंड वहाँ के सांसदों ने, वहाँ के मंत्रियों ने अपने सरपंचों से मिल के तुड़वाए हैं। और उनकी देखो तो एक बहुत बड़ा घोटाला निकल के आएगा कि कोविड पीरियड में, जब महामारी पीरियड में सब कुछ अपने घरों में कैद था, तो इन्होंने उस फंड का मिसयूज़ किया। अगर पूरे हरियाणा का 6000 पंचायतों का पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए, तो करोड़ों में एक बड़ा स्कैम खुद अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि ये पंचायती राज सिस्टम का मिसयूज है। और जो नवनिर्वाचित जो सरपंच वहाँ पे हैं, आपने देखा होगा, उनको 20 लाख की उनकी फाइनेंशियल उनकी डिस्क्रिप्शन थी, उनकी लिमिटेशन थी, जिसको एक झटके से 2 लाख में कर दिया गया। और उसके पीछे हवाला दिया गया है ई गवर्नेंस का। बहुत अच्छा होता जहां आज सांसदों के फंड बढ़ाए जा रहे हैं, एमएलए के फंड बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि विपक्ष तक के एमएलए के 5 करोड़ तक के वहां फंड में बढ़ोतरी की जा रही है। तो वहीं आप एक 2 लाख में कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, और 2-2 लाख के इंस्टॉलमेंट में कोई कार्य करेंगे तो कोई कंपनी उसकी या कोई भी व्यवस्था, उसमें कोई भी एक गली का निर्माण भी नहीं हो सकता। तो एक तरह से वो अंकुश लगा दिया गया है। और अगर कोई सरपंच, उसका जगह जगह विरोध करने का बेसिक रीज़न यही है। हमें जनता की तरफ से हमारे फीडबैक ये हैं, किसान संगठनों की तरफ से फीडबैक हैं, यदि यही ई टेंडरिंग का प्रोसेस यदि एमपी अपने फंड पे 2 लाख से ऊपर शुरू कर दें, हम इसका स्वागत करेंगे। सरपंचों पे भी जो लागू किया, यदि विधायक अपने सारे फंड का यूटिलाइज यदि वो ई गवर्नेंस से कर दे 2 लाख से, तो भी इसका हम स्वागत करेंगे। तो क्या सारे प्रयोग 50% सीटें महिलाओं के लिए विधानसभा में रिजर्व क्यों नहीं की आपने? पार्लियामेंट में क्यों रिजर्व नहीं की? राइट टू रिकॉल 1 साल के बाद चुने हुए प्रधान को वापस बुलाने के लिए पहले आपने 2 साल तक पूरी पंचायतों को सस्पेंड रखा और एक लंबा पीरियड खींचा, और उसके बाद जब आप आए तो राइट टू रिकॉल केवल वहाँ के निर्वाचित सरपंचों पे क्यों? यही कारण है कि जगह जगह देवेंद्र बबली का ना उनके पास सवालों के जवाब देने को बन रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है। और यहाँ तक कि नरवाना में और सिक्किम और आज़ाद पालवा के संगठन और अब खापे भी निकल के आगे आई हैं पंचायतों के सरपंचों के पक्ष में, और सरपंचों का हमेशा ही राजनीति ने मिसयूज किया है। अभी एम्स के जो एक कमेटी है, वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स का एक ये आ रहा है कि महामारी को दोबारा 2024 से पहले आंदोलन का ये वर्ष 2023 रहेगा। इसमें कोई जनता की आवाज़ ना उठे, एक बार फिर से वही मास्क, वही बैन, दोबारा से घरों में लोगों को कैद करने की तैयारी चल रही है। और जो सरपंच होते हैं, देवराज दीवान एक बार एमएलए बने थे सोनीपत से, उन्होंने हारे हुए सरपंचों का एक कैडर तैयार किया और उसी का एक सहारा लेके वो वहाँ एमएलए का जीत गए थे। तो हर सरकार का ये प्रयास होता है कि जब सब कुछ डिजोल्व हो चुका होता है तो पंचायत की ऑटोनॉमी कार्य कर रहा होता है, और हर पंचायत के पास, सरपंच के पास 200-250 का वोट बैंक अपना होता है। तो उन वोट बैंकों को साधने के लिए ये चाय पानी के प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसका जगह जगह बायकॉट हो रहा है। कहीं ना कहीं सरपंचों को डरा के, धमका के, उन पे पुराने जो 2 साल के घोटाले हुए हैं वे उजागर ना हो, इसलिए जगह जगह उनका अपमान किया जा रहा है, उनको चोर बताया जा रहा है, जबकि चोर इनके मंत्री, इनके वो सांसद, इनके वो अधिकारी हैं। यदि इतनी ईमानदार सरकार है तो जितने भी पंचायत के अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, आप उनकी संपत्ति जांच कर लीजिए। हरियाणा में पिछले 8-10 साल से किसी भी HCS अधिकारी की
या आउट ऑफ प्रमोट जैसे रिटायरमेंट के बाद भी उनको पद दिए गए हैं, और जितने घोटाले हैं उनकी संपत्तियों के किसी पोर्टल पे कोई उनका डिटेल नहीं है। आप पहले अधिकारियों की संपत्ति जांच कराइए, 2 साल में जो स्कैम किए हैं आपने, आप उनकी जांच कराइए, फिर भले आप सरपंच पे वो चीज़ लागू कीजिए। तो ये चीज़ लागू की गई है। जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी पंचायत सिस्टम, जिसको डायरेक्ट चुनते हैं, तो एक तरह से आप पहले उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपने छीन ली, फिर राइट टू रिकॉल का आपने उन पर डर डाल दिया, फिर उनको आप किसी तरह मोबिलाइज करके 2024 के वहाँ पे विधानसभा और सांसद के चुनाव होने हैं। तो एक खेल आप खेल रहे हैं पंचायती राज के सिस्टम में, इसलिए जगह जगह विरोध है। और इसके पीछे जनता का फीडबैक ये भी आता है कि इन सरपंचों ने करोड़ों रुपए अपने चुनाव पे खर्च किए हुए हैं, तो ये उसकी रिकवरी के लिए नहीं दौड़ रहे। कोई भी विकास कार्य है, आपको अगर उसकी कमेटी बनाई जाए, आप बना दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, एक अधिकारी ले लीजिए, चेयरमैन ले लीजिए, लेकिन हेड उसका आप सरपंच को बनाइए। लेकिन जिस तरह के झूठे बिल लगा के, हरियाणा में एक बड़ा स्कैम इस दौरान देखा होगा, पलवल में देखा होगा, जो एक फेरी लगाता था उसके पास वहाँ पे 50 लाख के वहाँ पे उससे खरीद दिखाई गई है। सोनीपत के एक का दिखाऊंगा 2 करोड़ 30 लाख ज़मीन अधिग्रहण की, जहाँ एफडी तोड़वा के आज उनकी जहाँ वो फैक्ट्री से उनके बिल थे, वो फैक्ट्री उस जगह मौजूद नहीं है। इतने बड़े घोटाले हैं इसके, तो इसलिए जनता में भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है। और यदि इस फाइनेंशियल लिमिट को या तो एमपी एमएलए पे लागू हो या सरपंचों से नहीं हटाया गया, तो किसान संगठन अब उन सरपंचों के साथ भी आएंगे। और जिस तरह कृषि मंत्री को, सारे कृषि अधिकारियों को हमने एक बार हाथ में लेके फसल बीमा की जो कमियां थी उसमें सुधार कराए थे, तो अब सारे सरपंच 6000 गाँव के वो किसान संगठन अपने हाथ में लेके इस पंचायत मंत्री को अकेला खड़ा कर देंगे। एक हाथ से उप मुख्यमंत्री देते हैं और 2 हाथों से छीन लेते हैं। आज रेवेन्यू का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। आज जब 200 से ऊपर ज़्यादा जब इनके रेवेन्यू अधिकारी की कोर्ट में कोई भी ट्रायल होती है, सबूतों के आधार पे होती है, जब वो बेल लेके उनके चार्ज की स्थिति थी, तो उप मुख्यमंत्री आते हैं कि राजस्व कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो एकदम से जिनकी ट्रायल करके जिनकी चार्जशीट फ्रेम होने पे जा रही है, और उप मुख्यमंत्री प्रोसिक्यूशन को वापस ले लेते हैं, कहते कोई घोटाला ही नहीं हुआ। जितना शराब की डिस्टिलरी में उनके रिश्तेदारों के आउटलेट आपने देखा होगा, उससे बड़े कोई घोटाला नहीं। ये छोटे छोटे सुधार करके बड़े बड़े घोटाले ये अंजाम दे रहे हैं, तो इससे सरपंचों में जो रोष है वो स्वाभाविक होगा। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे किसान नेता ने कितनी बेहतरीन तरीके से इन मुद्दों पर प्रकाश डाला है। तो आइए हम इनसे दूसरा सवाल करते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उनके जो मंत्रिमंडल है, जो भी प्रतिनिधि है, वो जनता से प्रत्यक्ष रूप में चुनकर आए गए हैं। अब आप देखिए, जेजेपी के प्रमुख है निशांत सिंह, उनके लड़के की बहू ने और उनके घर से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी वहाँ पे हार हुई। इवन दुष्यंत चौटाला ने जिनको समर्थन किया चौटाला गाँव से, वो प्रतिनिधि हार गए। जिसको स्टार प्रचारक मानते थे बलाली से, वो फोगाट जो लड़कियां थी जिन पे मूवी बनी थी, आज उनकी भाभी ने चुनाव लड़ा, वो वहाँ से हार गई। यानी कि जो इनके घर से भी कोई उम्मीदवार उठा तो पंचायतों में उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। यदि एक तरफ ये दावा करते हैं कि हमारा पंचायती राज सिस्टम में एक कैडर आया है, तो सबसे ज़्यादा तो निर्दलीय चुन के आए हैं, और फिर इनके मंत्री का विरोध क्यों है? तो ये दोनों, जब अगर इनका कैडर होता तो इनका इतना बड़ा विरोध क्यों होता? तो इनके दावे, जो इनके स्टार प्रचारक हैं, इनके जो मोदी के स्टार प्रचारक हैं, जो खट्टर के प्रचारक हैं, जब उनके घर में उनके बंधुओं की जमानतें जब्त हो रही हैं, तो ये एक तरह से एक तरफ का एक मिस्ड इन्फॉर्मेशन है। और इस देश में सबसे बड़ा आज संकट यही है कि सूचना के जो सटीक माध्यम हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। जिस तरह रवीश कुमार को निकाल के फेंका गया, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन पे काम करता है, कहीं हिंदू मुस्लिम पे काम करता है, कहीं जातियों के ध्रुवीकरण पे काम करता है। लेकिन जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो एवरी सिटीजन्स का एक राइट है, यानी कि हमें वैज्ञानिक, हमारी मोरल ड्यूटीज़ में भी कि हमें वैज्ञानिक सोच डेवलप करनी है और सटीक इन्फॉर्मेशन पे हर एक नागरिक को टिके रहना चाहिए, उसका भी उल्लंघन है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं दलाली का काम करने लगे, और जो एक तरफ से प्रचारित ये संदेश करते हैं उसकी पोल जगह जगह ये सरपंच, ये भाई बहन उनका विरोध करके खोल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक स्पष्ट हो रहा है कि ये यहाँ भी इनका प्लॉटिंग बिल्कुल तरह से साफ़ है।
और दोबारा महामारी का अंकुश लगने से पहले मैं मुख्यमंत्री से जांच करता हूं, यदि आप इतने ही स्पष्ट हैं तो पिछले साल जो 2 साल आपने पंचायतें जिस पीरियड में नॉन फंक्शनिंग थी, यानी कि और जो पिछले फंक्शनिंग पीरियड था उनमें बड़े बड़े घोटाले हर पंचायत में, आप इसका ऑडिट करा के आप एक उसकी डिटेल रिपोर्ट ही पब्लिक को दे दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी सफाई से इन मुद्दों पर प्रकाश डाला है। मैं आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के सभी मुद्दों पर? जो 752 शहादतें बॉर्डर पे किसान दे के गए हैं और जो 1.5 साल तक अपने हक के लिए आज 36 कौम ने, सब धर्मों ने यहाँ बॉर्डर पे जिस तरह से मोदी को घुटनों पे लेके आए थे, आज वो सवाल 2024 से पहले फिर बड़ा होने लगा है। यानी कि फसल खरीद जो गारंटी कानून है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में लाखों करोड़ों रुपए के हमारे देश में खर्च होते हैं, और जब वो रिपोर्ट पटल पे आती है तो वो रिपोर्ट लागू करवाने वाले ही सरकारें पीछे क्यों उठती हैं। इसलिए यही ग्राम सभाएँ आज हरियाणा में प्रत्येक गांव से, जहां 51 आदमी हस्ताक्षर करके वो प्रधानमंत्री तक अपना संदेश भेज रहे हैं कि आप हमारी जो सर्कल रेट है वो न्यूनतम आप 1 करोड़ और एनसीआर में 1.25 करोड़ कीजिए। आप पूरे राज्य को एक मंडी जैसे पंजाब की तर्ज पे आप उसको एक राज्य एक मंडी एक व्यवस्था आप उसमें संशोधन को स्वीकृत कीजिए। आप स्वीकृत कीजिए इस चीज़ को कि फसल कुड़की जैसे पंजाब में अवैध है, इसी तरह हरियाणा में भी अवैध हो। जो किसान कर्जे के बोझ तले जान देते हैं उनके आश्रितों को 15 लाख मुआवजा हो, लेकिन जो किसान आंदोलन में शहीद, अभी तक तो आपने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। यहाँ तक कि किसान नेता प्रदीप धनखड़ तक उसमें शहादत दे चुके हैं। तो आप शहीद का दर्जा या इनको वॉरियर्स या लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने वाले इसलिए साबित नहीं करना चाहते क्योंकि आप आंदोलनों से घबराए हुए हैं। लेकिन अब यही पंचायत जो रेबल कर रही है, आज वो हर ग्राम सभा से वहाँ जो प्रस्ताव होगा उसकी कॉपी एक उपायुक्त के माध्यम से प्रेषित होगी और एक राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के वीएम सिंह के माध्यम से 23 मार्च को एक डेडलाइन रखी गई है। यानी कि जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों में एक बार दोबारा जब उनका पीएमओ से कोई फीडबैक नहीं आएगा तो दोबारा मैं दिल्ली एंट्री करके ये पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी आपके वायदे का क्या हुआ, आपके जो आय दोगुनी का, अब तो दिसंबर भी चला गया 2022 का, उसका क्या हुआ, आपने जो कमेटी तो वो रद्द किसानों ने मांग की थी उस पर कानून बनाने का क्या हुआ। और यहाँ तक कि किसान संघ तो उस पर लाभकारी मूल्य की बात करता है, यानी कि 50% लाभांश के साथ। तो लेकिन उस मुद्दे को डिजोल्व करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए वो कानून की मांग को उठा देते हैं। तो पहले आज किसान की ये मांग है, इसको पंचायत सिस्टम मिलके दोनों मिलके खड़ा कर रहे हैं। इसलिए हमें उन ग्राम सभाओं से, उन नवनिर्वाचित सरपंचों से ये अपील है कि अपने वहाँ से 51 जो मजदूर किसान हैं उनका आप ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके, अनुमोदित करके, अपने रजिस्टर्ड में एंट्री करके, इसके लिए ना सड़कें रोकनी ना आपको रास्ते रोकने हैं, ये संदेश ज़रूर पहुँचाएँ। दोबारा आंदोलन की आगाज़ होगी, शांतिपूर्वक तरीके से होगी और इसकी शुरुआत यही सरपंच करेंगे। जय किसान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे किसान नेता ने किस तरह से देश के इम्पोर्टेंट मुद्दों को उठाया है और इन्होंने बता दिया है कि जो हरियाणा का किसान है वो पूरी तरह जागरूक है और वो पढ़ा लिखा है और उन्हें समझ है, उन्हें कानूनों की समझ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दें। धन्यवाद।